हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। और जैसा कि कोविड चल रहा है और इस समय बाहर के माहौल ठीक नहीं है बाहर का, तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग घर पे ही रहें और घर पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि मुझे जो लगता है कि एग्ज़ाम आपके जो फाउंडेशन के हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जून में हो जाएंगे। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 3rd पार्ट है। बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज़ नॉट इन एनी पार्ट, बट हम अपने वीडियो ईज़ ऑफ मेकिंग वीडियो के लिए मैं इसको पार्ट में बना रहा हूँ और आप लोगों को भी पढ़ने में जिससे कि ईजी हो जाए, तो ये पार्ट में मैं वीडियो को बना रहा हूँ। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है डेफिनीशन पढ़ी थी सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की। पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, हमने ये जाना था। उसके बाद हमने एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट थे हमारे पार्टनरशिप के। इसमें पहला एलिमेंट क्या था, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। सेकंड था हमारा एग्रीमेंट। थर्ड था हमारा बिजनेस। फोर्थ था एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। और फिफ्थ हमारा था बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट हमने केडी कामत का केस पढ़ा था। उसके बाद हमने ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में हमने सेक्शन 6 पढ़ा, जिसमें सेक्शन 5 का भी कुछ रेफरेंस आया। यहाँ पे जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप था, इसमें बेसिकली हमें ये देखना था कि मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस, यानी कि किन किन तरीक़ों से हमें पता चल सकता है कि एक पार्टनरशिप पिक्चर में है या नहीं है। तो उसके बाद ट्रू टेस्ट कंप्लीट होने के बाद कल हमने पढ़ा है काइंड ऑफ पार्टनरशिप। काइंड ऑफ पार्टनरशिप में हमने पार्टनरशिप एट विल पढ़ा है, पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए भी पढ़ा है हमने, पर्टिकुलर पार्टनरशिप पढ़ा, उसके बाद हमने जनरल पार्टनरशिप पढ़ा। उसके बाद हमने एक छोटा सा हल्का सा रेफरेंस लिया था पार्टनरशिप डीड का। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कल थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था मेरे पास वीडियो में, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं समझा पाया। बाकी इसकी मैंने बोला था कि आप लोग प्लेन रीडिंग लीजिए। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है छूट गई थी कल मुझे बताने से, आज थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इट शुड बी ड्राफ्टेड with care and stamped according to provision of the Stamp Act 1899। उसके बाद यहाँ कह रहा था वेयर पार्टनरशिप कंप्राइज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये वाला मेन पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि वेयर द पार्टनरशिप कंप्राइजेज इमूवेबल प्रॉपर्टी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन राइटिंग, स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। यहाँ पे हर पार्टनरशिप को इन्होंने मैंडेटरी नहीं बोला है कि आपको डीड बना करके ही पार्टनरशिप ड्रॉ करनी है, पर यहाँ पे ये एक बात ये कह रहे हैं कि जहाँ पे भी पार्टनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी से कंप्राइज, यानी कि जहाँ भी पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर या कोई भी व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकर के आ रहा है एज एन एसेट, तो उस केस में ये कह रहा है, क्योंकि बात आ जाती है इमूवेबल एसेट की। इमूवेबल एसेट एक ह्यूज अमाउंट, अक्सर ये देखा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक ह्यूज अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और इन केस ऑफ डिस्प्यूट फिर वहाँ पे केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो किसी भी पार्टनरशिप के अंदर, तो वहाँ पे इन लोगों को ज़रूर मस्ट बी इन राइटिंग, तो जो डीड बनेगी वो राइटिंग में ही बनाना आवश्यक है। सिर्फ इतनी सी बात मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रकाश डालना चाहता था। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि कल हम टाइप ऑफ पार्टनर्स देख रहे थे, तो हमने टाइप ऑफ पार्टनर्स स्टार्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ इनकी एक जो भी नाम है इनके, उनकी एक रीडिंग करके आपको छोड़ दिया था। अब यहाँ पे आगे हम देख रहे हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो है एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर जो है, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है कि जिसको प्राइमा फेसी देखते ही हम पहचाने कि ये पार्टनर है, उसको हम ऑस्टेंसिबल बोलते हैं एक्टिव। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो एक इंडिविजुअल है, जो कि डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस की एक्टिविटी में, और वो अपने कामों से जो विद इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ने काम किए हैं उससे वो बाकी पार्टनर को बाइंड भी करता है। इसी तरीके से नॉमिनल पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर बेसिकली कौन से पार्टनर होते हैं, ऐसे पार्टनर जो नाम मात्र के, नॉमिनल का मतलब ही क्या होता है, नाम मात्र के, ऐसे पार्टनर जिनको सिर्फ हमने इसलिए पार्टनरशिप के अंदर एंटर किया हुआ है जिनके नाम से हमें थोड़ा बहुत कुछ लेना देना हो, या जिनके होने से थोड़ा बहुत कुछ हमारी फर्म को फ़ायदा बेनिफिट हो सकता है, उनके नाम के लिए हम उनको अपने यहाँ पार्टनर
बना लेते हैं। बाकी आगे जो भी पार्टनर्स हैं इनको हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, एक्टिव और एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। तो एक्चुअल नाम ही बता रहा है कि ये पार्टनर है, तो सबसे पहले ए पॉइंट कह रहा है इट इज़ अ पर्सन। ये कौन होना चाहिए? ये एक पर्सन होना चाहिए। हु हैज़ बिकम अ पार्टनर बाई एग्रीमेंट, यानी कि जो लोग भी पर्सन है, पर्सन कौन कह रहा है कि लॉ जिसको पर्सन मानता है, चाहे वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो। पार्टनरशिप हमने कल भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप को लॉ एक पर्सन नहीं मानता, इसलिए पार्टनरशिप किसी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं बन सकते। पार्टनरशिप के पार्टनर तो किसी अदर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म वो कभी भी एक पार्टनर नहीं बन सकती। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ अ पर्सन हु हैज़ बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट एंड हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद कह रहा है कि ही एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर फॉर ऑल एक्ट डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द इवेंट ऑफ हिज रिटायरमेंट। कह रहे हैं कि जब वो रिटायर होगा, ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस, तो उसको एक पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस जो है कोई रीजनेबल न्यूज़पेपर और एक जो हमारे कंट्री में न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है उसमें एक पब्लिक नोटिस जाता है कि मैं अभी तक इस फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट एज अ पार्टनर कर रहा था, पर अब इस डेट से मैं यहाँ पे मेरा इस फर्म से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो वो एक पब्लिक नोटिस इशू होता है, जारी करते हैं इन ऑर्डर टू अब्जॉल्व हिमसेल्फ, जिससे कि वो अपने आप को हटा सके, किससे? लाइबिलिटियों से। फॉर एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स डन आफ्टर, कौन सी लाइबिलिटियाँ? जो कि आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट डेट के बाद में जो लाइबिलिटी भी फर्म एंटर करेगी उसके लिए वो पार्टनर जो अपने आप को उस पार्टनरशिप से नोटिस दे करके हटा चुका है, उसके ऊपर उसके जाने के बाद की कोई भी लाइबिलिटियाँ नहीं आएंगी। यहाँ पे वर्ड आफ्टर यूज़ हुआ है, तो हमें ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो बिफोर किए हुए एक्ट हैं, बिफोर किए हुए एक्ट के लिए वो फिर भी लायबल रहेगा आने वाले टाइम तक। अगला है जो हमारा सेकंड है हमारा स्लीपिंग या फिर डॉर्मेंट पार्टनर। जैसा कि नाम बता रहा है स्लीपिंग, स्लीपिंग का मतलब है कि ये आदमी कोई भी काम नहीं करता होगा, सोता रहता होगा? नहीं, सोता नहीं रहता है। ये स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में हमें हो सकता है कंट्रीब्यूशन चाहिए हो सकता है कि हमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स बढ़ाने हो किसी रीज़न से। अगर मैं सीए फर्म्स की बात करूं तो सीए फर्म में भी मैंने देखे हैं कई फर्म्स में जहां पे सीएस जो होते हैं वो एज अ स्लीपिंग पार्टनर वर्क कर रहे होते हैं, ना कि एज अ एक्टिव पार्टनर। उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, वो एक अलग बात है, वो जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आप समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट का मतलब भी वही जो इनएक्टिव है बेसिकली। डॉर्मेंट का लिटरल मीनिंग तो इनएक्टिव है, लेकिन अगर हम कंपनीज़ की बात करते हैं, जब हम इनएक्टिव कंपनीज और डॉर्मेंट कंपनी में भी थोड़ा सा वहाँ पे स्लाइड सा डिफरेंस होता है, जो कि हमने कंपनी सेक्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ अ पर्सन, कह रहा है इट इज़ अ पर्सन, ये भी कौन होगा? एक पर्सन होगा। हु इज़ अ पार्टनर, जो पार्टनर होगा कैसे होगा? एग्रीमेंट के थ्रू ही ये भी एक पार्टनर होगा। एंड हु डज नॉट एक्टिवली टेकन पार्ट इन कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, कह रहे हैं दे आर कॉल्ड एज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। कह रहे हैं कि इस टाइप के पार्टनर जो कि डे टू डे कंडक्ट में कोई भी काम नहीं करते हैं यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में, इनको यहाँ पे स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर कहा जा रहा है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड आर लाइबल टू दी थर्ड पार्टीज। कह रहे हैं कि ये शेयर करेंगे प्रॉफिट्स भी, लॉसेज भी, एंड आर लाइबल टू दी थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। देखिए, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो मेरे स्लीपिंग पार्टनर हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं डे टू डे बिजनेस में, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो प्रॉफिट है वो भी इक्वल होगा एक्टिव पार्टनर के बराबर। इक्वल मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि उनकी लाइबिलिटी जो है वो भी होगी। मतलब इक्वल का तो ये मतलब नहीं है कि मतलब 1:1 का रेशियो। इक्वल का मतलब ये है कि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी लाइबिलिटीज़ भी उतनी होंगी जितनी कि एक एक्टिव पार्टनर की होती हैं, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन दी एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड। क्योंकि पार्टनरशिप डीड के थ्रू कोई भी पार्टनर अपनी लाइबिलिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो आगे यहाँ पे कह रहे हैं दे आर हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस, लेकिन इनको पब्लिक नोटिस देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्ज़ाम में जनरली अगर जो क्वेश्चन आ सकता है तो वो एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर में डिफरेंसेस का क्वेश्चन एक आ सकता है, जैसा मुझे लगता है। बाकी भी हैं लेकिन मुझे जो लगता है, क्योंकि
इंस्टीट्यूट के पेपर में कुछ भी इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि किस चीज़ को मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में मुझे वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है जिस चीज़ को मैं आपसे इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है वो है नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर में कह रहा है कि लेंड हिज नेम टू द फर्म, वो अपना नाम जो है फर्म को लेंड का मतलब होता है कि उधारी, किराए पे देना, उधारी। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेंड करता है। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, जो अपने नाम, मैंने आपको सचिन के लिए कल बोला था कि सचिन मेरी फर्म में अगर आ जाए तो मेरी फर्म की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। तो नॉमिनल पार्टनर में ये कह रहा है कि ऐसे पार्टनर जो लोग सिर्फ अपना नाम लेंड कर देते हैं विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन दी फर्म, बाकी उनका और कोई खास रियल इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि लेंड के बदले में कुछ ना कुछ तो हम उसको देंगे ही, बाकी उसके अलावा कोई भी रियल इंटरेस्ट उसका फर्म में नहीं होता है। नॉट एंटाइटल, और वो प्रॉफिट के शेयर में भी एंटाइटल नहीं होता है, यानी कि उसको भी प्रॉफिट नहीं अप्रोप्रिएट किए जाएंगे। लेकिन प्रॉफिट अप्रोप्रिएट नहीं किए जाएंगे तो क्या उनको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। एज पर एग्रीमेंट उनको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि कोई भी आदमी अपना नाम फ्री में किसी को भी नहीं देता। आगे कह रहा है कि डज नॉट टेक पार्ट, और ये लोग जो होते हैं ये डज नॉट टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस और लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। कह रहा है डज नॉट टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। लेकिन चूंकि वो पार्टनर हैं तो वो उनकी लाइबिलिटी भी बनती है कि वो थर्ड पार्टी के लिए, अगर कोई भी पार्टनर कुछ गलत करता है तो थर्ड पार्टी के लिए ये लोग भी लाइबल हो जाएंगे। आगे कह रहा है ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये हम पढ़ चुके हैं। नाइदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, he is however liable to third parties for all act of the firm। तो ये कहीं ना कहीं एक समरी है, जो हमने ए से लेकर ई पॉइंट पढ़ा है उसके नीचे एक समरी दी हुई है यहाँ पे। तो उसमें भी वो फिर से वही कह रहे हैं कि ये लोग पार्टनर्स होते तो हैं लेकिन इन्हें प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, लेकिन इनकी लाइबिलिटी भी जो है वो थर्ड पार्टी के लिए वैसी ही होगी जैसी कि बाकी पार्टनर्स के लिए होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। कभी कभी इसमें कह रहा है कि कुछ पार्टनर्स होते हैं जो केवल प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेने के लिए ही पार्टनर बनते हैं, वो लोग अपना कुछ पैसा लगाते होंगे या कुछ और उनका इंटरेस्ट रहता होगा। तो यहाँ पे कह रहा है पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ओनली विदाउट बीइंग लाइबल फॉर द लॉसेज इज नोन। कह रहा है कि पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ओनली, यानी कि इन लोगों का लॉसेस में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, विदाउट बीइंग लाइबल फॉर द losses is known as the partner for profit only and also liable to the third parties। और ये लोग भी थर्ड पार्टीज के लिए लाइबल होते हैं for all act of the profit only। तो ये कह रहे हैं कि ये लोग भी क्या होते हैं, लाइबल होते हैं थर्ड पार्टीज को for all acts of the profit only। तो प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनमें इन लोगों की लाइबिलिटी, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि लॉसेस के लिए भी ये लोग लाइबल हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जिन चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉफिट है, यानी कि अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया है किसी से सेल का, तो सेल के केस में हमेशा हमें प्रॉफिट होता है। और हमने किसी से सेल का एग्रीमेंट किया, हमने मीन्स पार्टनरशिप फर्म के किसी एक पार्टनर ने, और एक पार्टनर उसमें से ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। डी जो पार्टनर है वो केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर है। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुई है वो प्रॉफिट के लिए ही हुई थी। उस ट्रांजैक्शन में पार्टनरशिप फर्म के कुछ पार्टनर्स ने कुछ गड़बड़ काम किया है, तो इस केस में क्योंकि काम प्रॉफिट मोटिव था और जो काम किया जा रहा था उस केस में अब जो भी लाइबिलिटी बनेगी उसके लिए ये भी लाइबल हो जाएगा, क्योंकि ये काम प्रॉफिट मोटिव था। तो इसलिए ये कह रहा है प्रॉफिट एंड पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। नेक्स्ट है हमारा इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर का मतलब होता है आता हुआ, आउटगोइंग पार्टनर का मतलब जाता हुआ। तो इनकमिंग पार्टनर कौन है, वो पार्टनर जिसको पार्टनरशिप में एडमिट किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म, यानी कि जो फर्म ऑलरेडी बनी हुई है, एग्जिस्टिंग फर्म की बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। एग्जिस्टिंग फर्म कह रहा है कि यहाँ पे जो फर्म भी एग्जिस्टेंस में है उसमें जब हम किसी पार्टनर को एंटर करते हैं तो उस समय जो भी पार्टनर आ रहा होता है नया, उसको हम बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। आगे कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज कॉल्ड एज इनकमिंग पार्टनर। सच अ पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज
एडमिशन। यहाँ पे केस स्टडी बनने के चांसेस रहते हैं थोड़े से यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है कि जो इनकमिंग पार्टनर है और एग्जिस्टिंग फर्म है, तो ये पार्टनर यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ABC पार्टनरशिप फर्म है जिसमें D पार्टनर 1/4 पार्ट के लिए जो है पार्टनर एंटर किया जा रहा है और वो इतनी डेट से एंट्री कर रहा है। उसके बाद जो है 2 महीने बाद उसके पास एक आदमी आता है जो कहता है कि तुम्हारी फर्म ने 3 महीने पहले मेरे साथ में कुछ गलत किया था और उसके लिए तुम भी लायबल हो। तो बताइए, इन लाइट ऑफ द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या यहाँ पर जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है क्या वो भी आने वाले एक्ट के लिए, जो एक्ट पीछे हो चुके हैं उनके लिए लायबल होगा? तब आपको यहाँ पे बताना है कि नहीं, क्योंकि एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इनकमिंग पार्टनर जो भी काम उसके आने से पहले हो चुके होते हैं उसके लिए वो लायबल नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पे हमें लाइबिलिटी डिफाइन करनी है, तो वो भी लायबल यहाँ पे नहीं होता है। बिल्कुल इसका अपोजिट जो है आउट गोइंग पार्टनर में है। यहाँ कह रहा है अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म, पार्टनर जो फर्म को छोड़ रहा है, लीव्स अ फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस इज कॉल्ड अ रिटायरिंग और आउट गोइंग पार्टनर। कह रहा सच पार्टनर रिमेन लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म until public notice is given or of his retirement। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर भी हो जाता है लेकिन वो रिटायरमेंट के टाइम पे कोई पब्लिक नोटिस नहीं देता है और उस समय ये माना जाएगा कि वो एक्टिव पार्टनर था, और क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस हमें देना होता है और इसने पब्लिक नोटिस दिया नहीं। अब होता क्या है कि इसने 1/4/2016 को पार्टनरशिप फर्म छोड़ दिए हैं। 6/4/2016 को पार्टनरशिप फर्म किसी एक ऐसे एग्रीमेंट में एंटर हो गई है जहां पे बाद में पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी कोर्ट ने डिसाइड कर दी है कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म लायबल है थर्ड पार्टी को। तो उस केस में जो थर्ड पार्टी है वो आकर के आउट गोइंग पार्टनर से भी रिकवरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है और अभी तक पब्लिक को ये पता नहीं चला है कि ये पार्टनर जो है इसकी कोई भी गलती नहीं थी और ये रिटायर हो चुका था। तो अब वहाँ पे उसकी भी लायबिलिटी यहाँ पे लॉ क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए जब कभी भी कोई पार्टनर जो कि एक्टिव पार्टनर होता है और वो किसी फर्म से बाहर जा रहा होता है तो उस केस में उसको पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगला हमारा है 7th पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। यहाँ पे लॉ कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ प्रिविलेजेस दे रहा है एक थर्ड पार्टी को कि इन केस अगर कभी कोई ऐसा करता है उसके साथ कि जो वो किसी फर्म का पार्टनर नहीं है और अपने आप को बताता है उस फर्म का पार्टनर, होल्डिंग आउट, और किसी और पार्टनर के सामने ही बता रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल आगे इंस्टीट्यूट ने भी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो पहले हम इसकी एक रीडिंग लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा है व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, जो अपने आप को ये दिखा रहा है और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, या फिर जानबूझ करके अपने आप को परमिट कर रहा है टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म। कह रहा है कि किसी फर्म में वो अपने आप को ये पार्टनर दिखा रहा है, जता रहा है या बता रहा है किसी को, जबकि इनफैक्ट क्या है कि वो उस फर्म का पार्टनर नहीं है। तो कह रहे हैं उस केस में ही इज़ लाइबल लाइक अ पार्टनर इन द फर्म टू एनीवन who on the faith of such representation has given credit to the firm। इस केस में कह रहा है कि एक मिस्टर ए हैं जो कि ABC पार्टनरशिप फर्म के एक पार्टनर है, एक मिस्टर वाई हैं जो कि मिस्टर ए के फ्रेंड हैं, और एक मिस्टर एक्स हैं। ये मिस्टर एक्स जो हैं मिस्टर वाई को जानते हैं और ये एक पार्टी में इनसे मिलते हैं। मिस्टर वाई पार्टी में बताते हैं कि मिस्टर वाई ये बताते हैं कि ABC पार्टनरशिप फर्म में ये भी एक पार्टनर है और ये मिस्टर ए हैं, और मिस्टर ए जो है मिस्टर एक्स से ये नहीं कहते कि हमारी फर्म में पार्टनर नहीं है। बाद में क्या होता है कि मिस्टर एक्स जो हैं इस फेथ पे कि मिस्टर वाई जो है ABC एंड कंपनी जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उन्हें ये लगता है कि ये मिस्टर वाई तो हैं ही यहाँ पे, और ये मिस्टर ए के साथ में एंटर हो जाते हैं एक क्रेडिट एग्रीमेंट में, जिसमें मिस्टर एक्स जो है मिस्टर ए को ABC एंड कंपनी के बिहाफ पे एक लोन, अनसिक्योर्ड लोन दे देते हैं।
बाद में पता चलता है कि मिस्टर वाई का तो इस फर्म से कोई लेना देना था ही नहीं। तो इस केस में मिस्टर वाई को क्या मान लिया जाएगा? पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आगे इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल में कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक्स इंट्रोड्यूस्ड ए अ मैनेजर एज हिज पार्टनर टू जेड। यहाँ पे कह रहे हैं एक्स एंड वाई जो है पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। एक्स इंट्रोड्यूस करता है ए को जो कि मैनेजर है, लेकिन उसको क्या बता रहा है कि वो मैनेजर नहीं है, वो क्या है? मिस्टर ए हमारा पार्टनर है। किसको बता रहा है? जेड को बता रहा है। ए रिमेन साइलेंट, जिसमें ए चुप रह जाता है। जेड अ ट्रेडर बिलीविंग ए एज अ पार्टनर सप्लाइड 100 टीवी सेट्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट। यहाँ पे वो 100 टीवी सेट्स जो है वो क्रेडिट पे दे देता है। जेड किसको दे देता है? फर्म को दे देता है। जैसे ही क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होता है और जेड अपना पैसा लेने के लिए उस फर्म के पास जाता है, तो उस केस में ये कहते हैं, यहाँ पे देखिए, जेड डिड नॉट गेट अमाउंट ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड टू द पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद में क्या करता है? जेड जो है फाइल कर देता है सूट अगेंस्ट एक्स एंड ए फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइस। Here in the given case A, the manager is also liable the price because he becomes a partner by holding out। यहाँ पे क्योंकि A ने कुछ भी नहीं कहा उस समय जब मिस्टर X जो है इंट्रोड्यूस कर रहे थे Z के सामने A को कि ये हमारे पार्टनर हैं, तो A जो है ये मान लिया जाएगा। यहाँ पे कौन सी लाइन लग रही है? यहाँ पे लग रहा है सेकंड वाला, अ पर्सन when a person knowingly permit himself टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर इन अ फर्म। यहाँ पे क्योंकि जो ए है वो खुद नहीं कह रहा है, लेकिन यहाँ पे उस फर्म का पार्टनर ए को रिप्रेजेंट करा रहा है कि वो एक पार्टनर है और ए उसका कोई भी विरोध नहीं करता। नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, वो जानबूझ के अपने आप को क्या बना रहा है? वो पार्टनर बना रहा है अपने आप को। तो उस केस में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम मिस्टर ए को, भले ही वो मैनेजर है पार्टनर नहीं है, उसको पार्टनर बाई होल्डिंग आउट मान लेंगे। आगे कह रहा है इट इज ओनली द पर्सन टू हुम द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड एंड हु हैज एक्टेड देयर ऑन दैट हैज राइट टू इन्फोर्स लाइबिलिटी राइजिंग आउट ऑफ होल्डिंग आउट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये केवल उसके लिए ही पार्टनर माना जाएगा जिसके सामने उसने ये माना है कि वो पार्टनर है, और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी भी एक्चुअल मानी जाएगी। यानी कि ए की लाइबिलिटी अब जेड के अगेंस्ट एक्चुअल मानी जाएगी। अब जेड चाहे तो ए से भी रिकवरी कर सकता है। आगे कह रहा है यू मस्ट ऑल्सो नोट दैट फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग लाइबिलिटी ऑन अ पर्सन हु हैज़ बाई रिप्रेजेंटेशन लेड अनदर टू एक्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू शो दैट ही वॉज एक्चुएटेड बाई अ फ्रॉडलेंट इंटेंशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू शो दैट ही वॉज एक्चुएटेड बाई अ फ्रॉडलेंट इंटेंशन। ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आगे कह रहा है द रूल गिवन इन सेक्शन 28 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ फॉर्मर पार्टनर हु हैज़ रिटायर्ड। कह रहे हैं अगर कोई रिटायर्ड पार्टनर भी है और रिटायर्ड पार्टनर भी किसी के साथ में एंटर कर जाता है किसी एग्रीमेंट में, या अपने आप को खुद को पार्टनर होल्ड आउट कर देता है फिर से, तो उस केस में उसकी भी लाइबिलिटी वही आ जाएगी जैसे कि ए की लाइबिलिटी इस केस में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स खत्म हो चुके हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर। तो जो रिलेशन ऑफ पार्टनर, एक दूसरे के साथ में जो रिलेशन है पार्टनर्स का, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ बातें हमें बताई हैं जिसको हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर है। सबसे पहले ड्यूटीज़ की बातें कर रहा है क्योंकि रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं ड्यूटी से मिलकर के ही बनेंगी। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर के प्रति क्या दायित्व हैं। तो ड्यूटीज़ में बता रहे हैं सेक्शन 9, सबसे पहले कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। यहाँ पे वर्ड आया है कॉमन एडवांटेज, जो कि बोल्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कॉमन एडवांटेज। कॉमन एडवांटेज का जो मतलब यहाँ पे है वो ये कहना चाह रहे हैं कि नो इंडिविजुअल advantages by partners।
बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी कॉमन एडवांटेज, यानी कि फर्म जिस मुद्दे को लेके, जिस ऑब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रही है, आप सभी को उसमें अपना आपको अपना म्यूचुअल पार्टिसिपेशन देना है। और वो पार्टिसिपेशन कुछ इस तरीके का है जहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो क्लाइंट फर्म में आया है उसको आप अपना इंडिविजुअल क्लाइंट बना के अपने घर पे बुला के उससे कोई प्रॉफिट जनरेट कर लें। तो कह रहे हैं कि हर किसी की ड्यूटी जो एक दूसरे के प्रति है कि उनको एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ में काम करना है, कॉमन एडवांटेज के साथ में काम करना है। एंड लेटर दे शुड रेंडर टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अफेक्टिंग दी फर्म। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चोरी छिपे कोई काम नहीं करना है। जो भी काम फर्म में होता है हर किसी पार्टनर या पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पता होना चाहिए। थर्ड जो बात कर रहे हैं अब, ये फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग अफेक्टिंग द फर्म, यानी कि जो भी चीज़ें फर्म को अफेक्ट करती हैं, यानी कि जो भी एग्रीमेंट, जो भी काम, जो भी ऑब्जेक्ट जो भी फर्म को अफेक्ट कर रहे हैं और एक पार्टनर वो काम कर रहा है जिसका फर्म से कोई लेना देना है, तो उस केस में क्या कह रहा है कि फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग दी फर्म। थर्ड पॉइंट हमारा है, अ पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द अटमोस्ट गुड फेथ इन हिज डीलिंग। यहाँ पे कह रहा है अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि हमको एक दूसरे के प्रति एक भावना ऐसी रखनी है कि सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ गलत ना करे और हम भी उसके साथ गलत ना करें। अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है, और एक ऐसी रिलेशनशिप जो किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहते हैं और उससे एक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे कोई भी काम बिना गुड फेथ के, यानी कि बिना बिलीव्स के नहीं हो पाएगा। तो हर किसी को ईमानदार रहना पड़ेगा। तो कह रहे हैं पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द अटमोस्ट गुड फेथ इन हिज डीलिंग विद दी अदर पार्टनर। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे पार्टनर के साथ में धोखाधड़ी कर दें। तो जो जनरल ड्यूटी है वही 3 है, जिसमें कॉमन एडवांटेज है, दूसरा है मेरा फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म, तीसरा है मेरा अटमोस्ट गुड फेथ। आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल देखते हैं सीधे, क्योंकि नीचे जो है वो एक सिंपल सी बात उन्होंने कही है जनरल, वो आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है इन अ ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर्स फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर इन द बिजनेस, इफ वन ऑफ देम इज बेटर acquainted with the accounts than the other, it is his duty to disclose all material facts। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है, मैंने नीचे एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे एक फर्म है जिसमें कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ आर्किटेक्ट हैं। ये फर्म क्या करती है कि ये मल्टीपल कंसल्टेंसी देती है ये, क्योंकि केसेस कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स ऐसी होती हैं, जैसे आपने बिग 4 का नाम सुना होगा, या बड़ी बड़ी हमारी इंडियन सीए फर्म्स भी हैं, जिसमें ये लोग केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर नहीं करते हैं। यहाँ पे आईटी की भी इनकी अपनी टीम होती है, जहाँ पे अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑडिट होता है तो वहाँ पे अपनी टीम में कुछ स्पेशल जो आपके क्या कहना चाहिए स्किल्स रखते हैं, जो लोग स्किल्ड लेबर को भी साथ में भेजते हैं। तो उस केस में ये कह रहा है कि सपोज करिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे जो है अकाउंट्स की नॉलेज है, अब मेरे साथ में एक बंदा है वो अकाउंट्स की उसकी कोई भी नॉलेज नहीं है, और मैं अकाउंट्स में जाऊँ तो कोई भी फेरबदल कर दूँ उसको नहीं पता चलेगा। तो इस केस में यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ऐसा नहीं करिए, और आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज के बिहाफ पे सामने वाले बंदे को भी ये बताने की कोशिश करिए कि इन अकाउंट्स के अंदर क्या बातें मेंशन हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, दैट इज़ मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी आर 3 पार्टनर इन अ फर्म, मिस्टर ए हैविंग डिग्री ऑफ CA and better understand accounting than Mr. A। तो इस केस में then कह रहे हैं कि मिस्टर A have a duty, मिस्टर A की ड्यूटी है to disclose all the material fact about the accounting। तो जो भी अकाउंटिंग में material facts हैं जिसको बाकी पार्टनर्स नहीं जान पा रहे हैं, उनको ये बताना उनकी ड्यूटी बन जाता है बाकी पार्टनर्स को। तो ये हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पहला हो गया हमारा जनरल ड्यूटीज़, जो हमने 3 ड्यूटीज़ पढ़ी हैं, जहाँ पे हमारा कॉमन एडवांटेज की बात कर रहा है और कह रहा है आपसे कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आप बताइए पार्टनरशिप के काम से रिलेटेड। तीसरा कह रहा है कि आपका अटमोस्ट गुड फेथ आपस में होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, पहला फिर जनरल में 3 पढ़ा हमने। उसके बाद कह रहा है कि ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाई फ्रॉड। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी पार्टनर कोई फ्रॉड कर देता है तो उस केस में सेक्शन 10 ये बता रहा है कि ड्यूटी है क्या करे, इंडेमनीफाई करे अदर पार्टनर को जिसको उस लॉस के कारण, उस फ्रॉड के कारण कोई लॉस
हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो नीचे एनालिसिस में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एनालिसिस में लिखा हुआ है द पार्टनर committing fraud in the conduct of the business of the firm must make good the loss sustained by the firm by his misconduct। यहाँ पे कह रहा है कि जिसने भी फ्रॉड कमिट किया है उसकी अब ये ड्यूटी बनती है कि वो मेक गुड, यानी कि वो लॉस को क्या करे, सही करे, वैसे ही कर दे जैसे कोई लॉस हुआ ही नहीं था। फर्म ने जो लॉस इनकर किया है उसको बिल्कुल वैसे ही क्षतिपूर्ति कर दे जैसे कि वो कभी कोई लॉस हुआ ही नहीं था। एंड द अमाउंट सो बॉट इन द पार्टनरशिप शुड बी डिवाइडेड बिटवीन दी पार्टनर्स। और जो भी अमाउंट पार्टनरशिप में आएगा वो बाकी के पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, उनको बांट दिया जाएगा जो कि लॉस उन्होंने बियर किया होगा। नीचे कह रहा है एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर इम्प्यूटेबल टू द फर्म और द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी विच इज़ अ फ्रॉड। कह रहा है कोई भी किया हुआ एक्ट पार्टनर का जिसके कारण, आगे कह रहा है विच इज़ अ फ्रॉड, जो कि क्या है, फ्रॉड है किसके लिए, ऑन हिज को पार्टनर, उनके को पार्टनर के लिए फ्रॉड है। एंटाइटल्स द को पार्टनर, कह रहा है कि उसके जो को पार्टनर है वो एंटाइटल किस चीज़ के लिए हो रहे हैं, एंटाइटल्स एज बिटवीन देमसेल्फ टू थ्रो द होल ऑफ द कॉन्सिक्वेंस अपॉन हिम। फ्रॉड से जो भी गलती, जो भी नुकसान हुआ है, कह रहे हैं कि उसको थ्रो यानी कि उसको फेंक देंगे, फेंक देंगे मतलब नहीं है, यानी कि उसको पास ऑन कर देंगे, किसको, उस पार्टनर को जिसके कारण कि वो लॉस राइज हुआ है, क्योंकि फ्रॉड का केस है। तो इस केस में बाकी पार्टनर उस फ्रॉड के लिए लायबल नहीं होंगे जो फ्रॉड जो है किसी और पार्टनर ने किया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए जिसमें ये बताया जा रहा हो कि ABC फर्म, ABC एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें से ABC 3 पार्टनर हैं, जिसमें से B एक पार्टनर है जिसने कोई फ्रॉड किया है, फ्रॉड के चलते कोई लॉस हो गया है फर्म को, तो क्या तीनों पार्टनर, थर्ड पार्टी को भी लॉस हुआ है, थर्ड पार्टी बाकी पार्टनर से मांग रही है, तो क्या वो तीनों पार्टनर उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर केवल वो पार्टनर्स ने फ्रॉड किया है। तो हमें यही बताना है कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एज पर सेक्शन 10 ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय दी फ्रॉड, उसके अंदर हमें यही सेक्शन और इसकी एनालिसिस नोट डाउन करनी है अपने शब्दों में। अगली जो ड्यूटी हमारी है, जो रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम पढ़ रहे हैं, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर बाय कंडक्ट बिटवीन दी पार्टीज, बिटवीन दी पार्टनर्स, सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कह रहा है कि इस एक्ट के प्रोविजन के मद्देनजर क्या, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर ऑफ अ फर्म में बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। तो कह रहे हैं हमें पता कैसे पता चलेगा क्या म्यूचुअल राइट्स हैं, कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे बिटवीन दी पार्टनर्स एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और में बी एम्प्लॉयड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। तो आगे सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर एंड सच कंसेंट में बी एक्सप्रेस और में बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। तो कह रहे हैं कि पार्टनर्स की कंसेंट जैसे होगी उस हिसाब से ही उनकी म्यूचुअल राइट्स भी हमें देखने पड़ेंगे। कहीं कहीं पे राइट तो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन ही होंगे, कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप डीड ना देखने को मिले, तो वहाँ पे उनके जो म्यूचुअल राइट्स उन्होंने आपस में डिसाइड किए हैं उसको देख के हमें ये पता चलेगा कि उनकी क्या राइट्स और ड्यूटीज़ आपस में बनती हैं। और जहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं पता चल पा रहा है वहाँ पर लॉ हमें बताता है कि हमें क्या करना है। तो आगे अभी हम राइट्स और ड्यूटीज़ भी पढ़ेंगे और लाइबिलिटीज़ भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा और क्लियर होगा कि पार्टनर्स जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे इम्प्लाइड भी हमें पता नहीं चल पा रहा है सही से, तो वहाँ पे डीम्ड ड्यूटीज़ एंड डीम्ड राइट्स हमारे जो एक्ट में दिए होते हैं वो यहाँ पे पिक्चर में आ जाते हैं। तो अगला कह रहा है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जैसा कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। ये मैंने अपने फर्स्ट या सेकंड जो वीडियो मैंने इसका पार्टनरशिप का बनाया था उसमें बताया था कि यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है वो एक एक्सेप्शन में आता था कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप किसी को काम करने से रोक रहे हैं, पर पार्टनरशिप फर्म ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें काम करने से नहीं रोक रहा हूँ। यानी कि हम रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के एग्रीमेंट के लिए पार्टनर के साथ में एक पार्टनरशिप फर्म एंटर हो सकती है, जिससे कि वो अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए वो काम कहीं और शुरू ना कर दे। तो यहाँ पे कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन का मतलब होता है कि ये ओवर रूल करता है किसको, सेक्शन 27 को। नॉट विद स्टैंडिंग यानी कि उसके सामने कोई भी खड़ा
नहीं हो सकता। एनीथिंग कंटेंड, कुछ भी कहीं भी लिखा हो, कहाँ लिखा हो, सेक्शन 27 में। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 सच कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोवाइड दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म वाइल ही इज इन पार्टनर। तो ये कह रहे हैं कि जब तक कि आप पार्टनर हैं तब तक हम आपको एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेन इन ट्रेड में ले सकते हैं और आपको वो काम करने से रोक सकते हैं जो कि हमारी पार्टनरशिप फर्म कर रही है। आगे पढ़ते हैं सेक्शन 11(1). सेक्शन 11(1) क्या कहता है? सेक्शन 11 प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाई कंडक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइंड बाई कंडक्ट नहीं, डिटरमाइंड बाई कॉन्ट्रैक्ट between the partner and such contract may be express or may be implied। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि subject to provision of the act the mutual rights and duty of the partner of a firm may be determined। अच्छा, ऊपर लिखा था notwithstanding anything contained, तो जो notwithstanding anything contained होता है वो ओवर रूल कर देता है उस सेक्शन को जिसका रेफरेंस दिया जा रहा होता है। पर जहाँ पे वर्ड आ जाता है सब्जेक्ट टू, यहाँ पे जो वर्ड आया है लॉ में ये कह रहा है सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन या सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। तो सब्जेक्ट टू वर्ड ये कहता है कि देखो ये बात जो हम बता रहे हैं तो तुम्हें ध्यान में रखनी है, साथ साथ एक्ट ने कहीं और भी कोई ऐसी बात कही है तो तुम्हें उसको भी साथ में लेकर के चलना है। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू। पर जहाँ पे नॉटविथस्टैंडिंग लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है कि हम उस प्रोविज़न को ही ओवर रूल कर देंगे जहाँ पे इसकी कोई कन्फ्लिक्टिंग बात लिखी होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सेक्शन 11(1) प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाई कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहा है कि प्रोविजंस को भी साथ में रखो, कॉन्ट्रैक्ट को भी साथ में रखो, दोनों बातों को मानना है हमें, फिर हमें वहाँ पे म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ को डिसाइड करना है। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस एंड मे बी इम्प्लाइड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं बाई अ कोर्स ऑफ डीलिंग। ये डिपेंड करेगा कि उसकी कोर्स ऑफ डीलिंग क्या है, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था, क्या डील कर रहे हैं वो लोग। It further provides that such contract may be varied by the consent of all the partner। कह रहे हैं कि ये हम फिर से बता देना चाहते हैं, इट फर्दर प्रोवाइड्स, कह रहे हैं हम फिर से बता देना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में भी वेरीड, कॉन्ट्रैक्ट को हम उसकी टर्म्स को वेरी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। वेरीड बाई कंसेंट, किसकी कंसेंट? सारे पार्टनर की कंसेंट होगी तो हम वहाँ पे इन सब चीज़ों को भी वेरी कर सकते हैं। तो अगला है हमारा 4th पॉइंट जो हमारा आ रहा है किसके अंदर, जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ड्यूटीज़, जनरल ड्यूटीज़ थी, उसके बाद हमने कुछ इंडेमनीफाई लॉस के लिए पढ़ा। उसके बाद क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर बाई कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स हमने पढ़ा है। उसके बाद हम द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सेक्शन 12 है। यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। इसमें कई पॉइंट हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट, जिसमें कहना चाह रहा है कि राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड भी यहाँ पे ये बता रहा है कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो वो ड्यूटीज़ में पहली जो ड्यूटी है वो कह रहा है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके पास ये राइट है कि वो अपने जो भी बिजनेस है, ड्यूटीज़ हैं, जो भी पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में कह रहा है सपोज मैनेजमेंट पावर ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनर इज़ इंटरफेयर्ड एंड ही रॉन्गली प्रिक्लूडेड फ्रॉम द, प्रिक्लूड का मतलब होता है उसको एक्सक्लूड करना या हटाना। तो कह रहा है कि ही रॉन्गली प्रिक्लूड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग देयर इन। सपोज मैनेजमेंट पावर ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनर इज इंटरफेयर्ड एंड ही रॉन्गफुली प्रिक्लूडेड। कह रहा है कि यहाँ पे एक मैनेजमेंट पावर है किसी पार्टनर के पास में, लेकिन उसको रॉन्गफुली वहाँ से हटाया जा रहा है कि वो उस पावर को यूज़ ना कर सके। कोर्ट कैन इंटरफेयर इन दीज सर्कमस्टांसेस एंड विल। कह रहा है कि इस सर्कमस्टांसेस में कोर्ट क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। और क्या करेगा? बाई इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है एक स्टे ऑर्डर। इंजंक्शन, एक इंजंक्शन यानी कि एक स्टे ऑर्डर देगा बाई इंजंक्शन, रिस्ट्रेन अदर पार्टनर। और क्या कहेगा कि बाकी पार्टनर लोग तो थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा रुक जाओ। रिस्ट्रेन अदर पार्टनर फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से उन्हें क्या करेगा? रोकेगा बाई इंजंक्शन। इंजंक्शन एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जिसमें स्टे होता है। स्टे किस चीज़ पे? कि तुम जो उस मैनेजमेंट वाली पावर को उस पार्टनर को प्रिक्लूड कर रहे हो या एक्सक्लूड कर रहे हो उसकी पावरों से, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर आगे कह रहा है रिस्ट्रेन अदर पार्टनर फ्रॉम डूइंग सो एंड हैज़ ऑल्सो
एंड हैज़ ऑल्सो रेमेडीज़, एग्जाम्पल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन। कह रहा है कि इसके अलावा भी कुछ रेमेडीज़ हैं, रेमेडी का मतलब होता है उपाय, इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं। क्या उपाय हैं? कह रहे हैं कि तुम इंजंक्शन तो पास करा ही सकते हो कोर्ट से, साथ साथ अ सूट फॉर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने की बात कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे एक पार्टनर जिसके हाथ में गलत हो रहा है वो क्या कर सकता है, एक तो स्टे ऑर्डर तो ले ही सकता है इन सब चीज़ों के लिए, साथ साथ वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व भी करा सकता है। अ सूट फॉर अकाउंट्स विदाउट सीकिंग डिसोल्यूशन, और वो अकाउंट्स को चेक करने की कोर्ट से गुजारिश भी कर सकता है, कहता है कि आप खुद चेक कर लो और मुझे भी चेक करने हैं, और कह रहा है कि लेकिन मैं डिसोल्यूशन नहीं चाहता, एक्सेट्रा वर्ड। यानी कि हम यहाँ पे और भी अलग अलग तरीके के सूट फाइल कर सकते हैं, जैसा कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट में पढ़ा था। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था वहाँ पे, सूट फॉर इंजंक्शन था, और डैमेजेस भी थे। बाकी यहाँ पे जो है आगे हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है बट अब प्रोविजन ऑफ लॉ विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट टू दी कॉन्ट्रेरी बिटवीन दी पार्टनर। कह रहे हैं कि लेकिन अब प्रोविजन ऑफ लॉ विल बी एप्लीकेबल, कह रहे हैं ये प्रोविजन जो लॉ के आपने ऊपर पढ़े हैं ये एप्लीकेबल तब होंगे, केवल कब होंगे, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी बिटवीन दी पार्टनर्स, अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है जैसा कि उस आदमी के साथ में हो रहा था, आदमी मीन्स उस पार्टनर के साथ में हो रहा था। तो अगर इन केस मान लो ABC एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें से C के लिए ऑलरेडी पार्टनरशिप में डीड में लिखा हुआ है कि C जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकता, और C ने उसके ऊपर अपनी कंसेंट भी दी थी, सबके साइन हुए थे। तो उस केस में कह रहा है कि यहाँ पे क्योंकि अदरवाइज देन कुछ और लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो उस केस में वो पार्टनर जो पीछे उसको पावर्स दी जा रही हैं, जो लॉ उसको कुछ रेमेडीज़ दे रहा है, वो उसको अवेलेबल नहीं कराई जाएंगी। नीचे कह रहा है इट इज़ क्वाइट कॉमन टू फाइंड अ टर्म in partnership agreement which give only limited power of management to the partner, or a term that the management of the partnership will remain with one or more of the partner to the exclusion of other। वही बात है कि ABC 3 पार्टनर थे, C को एक्सक्लूड कर दिया है, और A और B दो के पास ही केवल वो मैनेजमेंट के राइट हैं, तो C ये नहीं कह सकता कि मुझे भी मैनेजमेंट के राइट दिलाए जाएं। इन सच अ केस कोर्ट विल नॉर्मली बी अनविलिंग टू इंटरपोज विद द मैनेजमेंट। तो यहाँ कह रहा है कि इस केस में अगर मान लो वो C कोर्ट में चला जाता है कि मुझे मैनेजमेंट के राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो यहाँ कह रहा है कि कोर्ट जो है अनविलिंग, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो इंटरफेयर करे किसमें, पार्टनरशिप के डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, या कोई भी C की मदद करना वो नहीं चाहेगा विद सच पार्टनर और पार्टनर्स अनलेस इट इज़ क्लियरली मेड आउट दैट समथिंग वॉज डन इलीगली, जब तक कि ये नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ काम इलीगली किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी केस स्टडी मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में बनाई जा सकती है, जहाँ पे कुछ इलीगल काम बताया जाएगा और एक C पार्टनर है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा कि वो काम नहीं कर सकता, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं चेक कर सकता, लेकिन लॉ ये कहेगा, यहाँ पे लॉ ये कहेगा क्योंकि काम यहाँ पे क्या है, क्लियरली क्या लग रहा है कि यहाँ पे एक इलीगल काम कर रहे हैं A और B मिल करके, जो कि C को नहीं बताना चाहते। उस केस में C फिर सूट फॉर इंजंक्शन या सूट फॉर रेमेडी, जो भी उसकी रेमेडीज़ हैं उसके लिए सूट फाइल कर सकता है। फिर कोर्ट उस केस में भले ही C के पास मैनेजमेंट राइट नहीं है, पर C की बात को सुनेगा। क्यों? क्योंकि काम कुछ ना कुछ क्लियरली क्या हो रहा है, इलीगली हो रहा है। तो उस केस में यहाँ पे उसको ये राइट दे दिया गया है कि तुम इस केस में सिर्फ कोर्ट में जा सकते हो। बी पार्ट पढ़ते हैं, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड यहाँ पे कह रहा है कि वेयर एनी डिफरेंस अराइजेज बिटवीन द पार्टनर्स विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस ऑफ द फर्म, it shall be determined by the view of the majority of them, and every partner shall have a right to express his opinion before the matter is decided। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कोई काम किया जा रहा है, कोई ऐसा पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है जहाँ पे कुछ पार्टनर्स को ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ मैटर पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा है, तो वो अपनी बातों को भी सामने रख सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में। इसके लिए नीचे हम देखते हैं आगे कुछ और भी बातें कही गई हैं, फिर हम पूरा एक प्लेन रीडिंग के साथ में पढ़ते हैं पहले, फिर आगे समझेंगे। तो फिर से हम एक बार स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि ये कुछ मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ लिखा है वेयर एनी डिफरेंस अराइजेज बिटवीन पार्टनर्स। कह रहे हैं कि कुछ डिफरेंस जो है पार्टनर्स के मन में है, डिफरेंस का मतलब है कि उनके मन में कोई मतभेद पैदा हो रहा है आपस में। क्या मतभेद है? विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस ऑफ द फर्म, अपनी फर्म के बिजनेस से रिलेटेड कोई भी उनके मन में कोई डाउट है, तो कह रहे हैं इट शैल बी डिटरमाइन, कह रहे हैं कि ये पता लगाया जाएगा बाय द व्यू ऑफ द मेजोरिटी ऑफ देम, उनकी मेजोरिटी को बुलाया जाएगा, उन सब से इस बात को पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है।
तो उसमें जो भी मेजॉरिटी बात बोलेगी उस बात को क्या माना जाएगा, उस बात को ही सही मान लिया जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि एवरी पार्टनर शैल हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टनर की बात नहीं सुनी जाएगी, बाकी पार्टनर्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उनकी बात भी सुनी जाएगी, जिनको कुछ और समझ में आ रहा था लेकिन बात कुछ और थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंड एवरी पार्टनर शैल हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, हर पार्टनर के पास क्या राइट है, एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड, बट नो चेंज in the nature of the business of the firm can be made without the consent of all the partner। लेकिन किसी भी बिजनेस, अब मेरा ऑब्जेक्ट है कुछ करने का, मैं किसी और चीज़ में डील करना चाहता हूँ, एक पार्टनर उसमें इंटरफेयर कर रहा है, कह रहा है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम ऐसे काम करने के लिए पार्टनरशिप को नहीं बनाया था हम लोगों ने। तो उस केस में ये कह रहा है कि तो अगर सारे पार्टनर की म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगी तब उस केस में फिर आप वो काम नहीं कर सकते। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कोई डिफरेंस है, कुछ आपको डाउट हो रहा है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें मेजॉरिटी चेक करनी पड़ेगी। पर मेजॉरिटी जो है जब तक 100%, जैसे कि बोर्ड रेजोल्यूशन या जो हमारे जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी एक रेजोल्यूशन पे ही सारे पार्टनर्स को अपनी म्यूचुअल कंसेंट, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ में आप जो अपनी कंसेंट है वो देनी पड़ेगी। फिर आगे क्या कह रहा है, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स का कह रहा है ग्रीन में, दिस मीन्स दैट in routine matter the opinion of majority of the partner will prevail। of course कह रहा है यानी कि जो रूटीन काम है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग आए थे, उसमें अगर मेजॉरिटी भी कोई डिसीजन ले लेती है तो वो गलत डिसीजंस नहीं होंगे, उसको वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा और ये नहीं कहा जाएगा कि पार्टनरशिप के लिए ये काम नहीं किया जा रहा। लेकिन आगे कह रहा है ऑफ कोर्स द मेजॉरिटी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, लेकिन जो हमारी जनरल ड्यूटी में एक ड्यूटी थी गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ, ये ज़रूरी है कि वो जनरल ड्यूटी जो वो लोग निभा रहे हैं, जो डे टू डे बेसिस पे काम मेजॉरिटी के बेसिस पे, मेजॉरिटी पार्टनर्स के बेसिस पे, मेजॉरिटी पार्टनर के डिसीजन के बेसिस पे किया जा रहा है, वो गुड फेथ में ही किया जा रहा है, यानी कि एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, तो यहाँ पे आगे कह रहा है ऑफ कोर्स द मेजॉरिटी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड एवरी पार्टनर मस्ट बी कंसल्टेड एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल। फिर नेक्स्ट कह रहा है इट मे बी मेंशन दैट द अफोरसेड मेजॉरिटी रूल विल नॉट अप्लाई वेयर देयर इज़ अ चेंज इन द नेचर ऑफ द फर्म इटसेल्फ। लेकिन ये मेजॉरिटी रूल कहाँ नहीं लगेगा, वहाँ नहीं लगेगा जहाँ पे ऑल यूनानिमस कंसेंट चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन पार्टनर्स का पास होना चाहिए, वहाँ पे नहीं लगेगा। वैसे तो कोई फॉर्मल रेजोल्यूशन नहीं पार्टनरशिप में पास होते हैं, वो तो एक आपस की म्यूचुअल कंसेंट होती है कि सारे पार्टनर एग्री कर जाते हैं और काम कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कंपनीज एक्ट में क्या होता है कि वहाँ पे रेजोल्यूशन पास करके साइन वगैरह होते हैं। रेजोल्यूशन वर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ कि सबकी कंसेंट है, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात है, सिर्फ कंसेंट की बात, कि सारे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स नहीं, सारे पार्टनर, अगर कोई बिजनेस में कोई बदलाव आ रहा है, कोई चेंज हो रहा है नेचर ऑफ द फर्म में, तो उस केस में 100% पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट चाहिए। फिर कह रहा है इन सच अ केस द यूनानिमस कंसेंट ऑफ द पार्टनर इज नीडेड। नेक्स्ट चलते हैं हमारा राइट टू एक्सेस टू बुक्स। हर पार्टनर वो एक्टिव हो या स्लीपिंग हो, उसको एंटाइटल्ड है, क्या है, टू हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म एंड टू इंस्पेक्ट टेक आउट कॉपी देयर ऑफ। द राइट मस्ट हाउएवर बी एक्सरसाइज बोनाफाइड। अगर आप गुड फेथ में या बोनाफाइड और मेलाफाइड दो वर्ड होते हैं। बोनाफाइड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आप किसी के ट्रस्ट में कर रहे हैं वो वैसे ही करनी है जैसी कि वो होनी चाहिए। मेलाफाइड का मतलब होता है कि आपकी इंटेंशन ठीक नहीं। तो यहाँ पे बोनाफाइड कर रहा है, अगर आप बोनाफाइड में कोई काम कर रहे हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना चाहते हैं, उसके प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी सेक्शन 13। तो आज के लिए हमारा यहीं तक है, सेक्शन 12 तक, जिसमें हमने कुछ ड्यूटीज़ पढ़ी हैं, कुछ राइट्स पढ़े हैं। बाकी का जो अपना लेक्चर है वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो 4th पार्ट हमारा होगा उसमें